हेलो एंड फ़खर रागले, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, एक समिट होना है इंडिया के अंदर, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ के नाम से 120 कंट्रीज़ इसमें हिस्सा ले रही हैं और इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। और स्पेशली इस सिचुएशन में जिस वक़्त रशिया यूक्रेन की वॉर अभी भी चल रही है और उसमें फिर एक अलग से वो कंट्रीज़ जो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहती या किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रही, ना यूएस का, ना रशिया का, ना चाइना का, ना किसी और का। तो उनका ये पूरी एक गैदरिंग है और मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, सुमित जी उसके ऊपर यकीनन बात करेंगे, वो मेरे साथ हैं। आप क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन इसलिए उनका नहीं दे रहा कि सबको पता है कि सुमित पीर साहब पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, इंडिया से हमें जॉइन करते रहते हैं और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आप उनको उनकी बात सुनते रहते हैं और मैं और मेरे एक दोस्त हैं, हम इनको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं कि आप उनको टॉपिक अगर दे देते हैं तो बड़ी डिटेल में जाते हैं टेक्निकल चीज़ों के ऊपर, हालाँकि बड़ा मुश्किल होता है। मैं खुद भी पढ़ता रहता हूँ लेकिन इतनी ग्रिप नहीं होती चीज़ों के ऊपर। तो सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फागर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन सर। अच्छा सुमित जी, एक तो समिट पे समिट चल रहे हैं। इससे पहले प्रवासी भारतीय गालिबन समिट थी, वो अभी एंड हुआ। एक और समिट आ रहा है, फिर एक और समिट आ रहा है, G20 और पता नहीं क्या-क्या। क्या हो क्या रहा है? और ये भी हमें सुनने को मिल रहा है कि जी अमेरिका का जो एक दुनिया के ऊपर एक इन्फ्लुएंस हुआ करता था, वो इन चीज़ों ने काफ़ी हद तक कम कर दिया या कुछ जगहों पे तो मुकम्मल ख़त्म कर दिया। वाक़ई ऐसा है? देखिए फागर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए जी। दुनिया में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, हैव्स और हैव नॉट्स। पहले ये था। अब क्या हो गए? अब हो गए कि गरीब और बहुत अमीर। दो कॉन्सेप्ट। अब हैव नॉट कोई नहीं है, मतलब ईश्वर की कृपा ऐसी, हैव नॉट कोई नहीं रहा। अब गरीब और बहुत अमीर बच गए हैं अधिकतर दुनिया में। हुँ, कॉन्सेप्ट ये है कि 10% कंट्रीज, 14% कंट्रीज का जो पर कैपिटा इनकम है $10,000 से ऊपर है। 86% कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम $10,000 से नीचे है। हुँ, ये सच्चाई है दुनिया की। पर जो कंज्यूमर है, जो मार्केट है, वो कहाँ है? वो है इन कंट्रियों में। 3.5 टू 4 बिलियन कंज्यूमर, आपका दुनिया की लगभग आधा कंज्यूमर, आबादी के हिसाब से भी मैं बोलूँ तो वो इन 86% कंट्रियों में है। जी। इनकी वक़्त कितनी है, इनका स्टैचर कितना, इनका से कितना, बहुत ज़्यादा नहीं है। 14% लोग इनको कंट्रोल कर लेते हैं। हुँ, 14% में कितना कंज्यूमर है? करीब 1 बिलियन। इसलिए आपने देखा सारी एमएनसीज़, कॉस्मेटिक कंपनी है, सब इन्हीं कंट्रियों में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जी, मार्केट यहाँ है, फ्यूचर यहाँ है, ग्रोथ यहाँ है, काम यहाँ से चलेगा। जैसे यूएस जैसे जगह या वेस्टर्न यूरोप ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट्स है, कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ वहाँ है नहीं। जी। अभी हमने दुनिया में अनफॉर्चुनेटली कैंप बनाए थे कि एक ये कैंप, वो कैंप, इसका कैंप, हमने रीजन के हिसाब से कैंप बनाया। रीजन के हिसाब से कैंप बनाना आसान है, क्योंकि ये रीजन में छोटा भी है, बड़ा भी है। पर एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन तो भूल ही गए यार, यहाँ अमीर कौन, गरीब कौन। हुँ, ये अमीर गरीब का फर्क, बहुत बड़ा फर्क है साहब, इसको तो हम जी। भूल ही गए। हम ये कहा अच्छा ये मिडल ईस्ट, ये अरबिक बोलते हैं मिडल ईस्ट, अच्छा ये अफ्रीकन बोलते हैं अफ्रीका, ये बिल्कुल। गोरे हैं इनको यहाँ डाल दो, ये अच्छा ये स्पेनिश है इनको साउथ अमेरिका में डाल दो। बट ये जो एक अमीर गरीब का जो फर्क है, इसको कौन देखेगा? हुँ, अब देखिए जापान की आप बात करें, जापान भी एक टाइम सुपर पावर बनने के कगार में था, रह गया, गलती कर गया। चाइना ने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। जापान और चाइना को देखते हुए फखर भाई, हमें वो गलती करनी जो उन्होंने की, हमें नहीं करनी है। वो गलती क्या नहीं है? करनी। इन हुँ, दोनों ने सोचा कि हम साथ के माल बेचेंगे अमेरिका को और वेस्टर्न यूरोप को। ये जो हुँ, 14% वाला मार्केट है, हम इस पे अटैक करेंगे। हुँ, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम 86% की बात करेंगे, 14% को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं हुँ, 14% को ट्रेड ऑफ करेंगे। पर ये जो 86% ये बहुत बड़ा समूह है, ये बहुत बड़ा मार्केट है, इसको लेके बात करेंगे। केवल हुँ, 14% पर फोकस नहीं करेंगे। जी। अब ये जो लुक साउथ है, इसमें 120 कंट्री है। भारत ने डिसाइड किया, हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है। अब इन 120 कंट्रियों को फखर भाई केवल केवल 2 महीने में या 6 हफ्ते में इस समिट का कॉन्सेप्ट सोचा गया, और 6 हफ्ते से 8 हफ्ते में इसको क्रियान्वित किया गया। क्रियान्वित मीन्स इट हैज बीन पुट इन वर्क एंड ऑर्डर। वर्चुअल समिट है, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 6 से 8 हफ्ते में अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी औकात नहीं 120 कंट्रियों को लाए। हुँ, 24 या हुँ, 26 हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, बाकी इनके मिनिस्टर्स आ रहे हैं, हुँ, फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल के लोग आ रहे हैं। हुँ, और इस कंट्रियों को लाना, हमें क्या है, हम जो आज प्रोडक्शन कर रहे हैं इन सब के लिए कर रहे हैं।
हमारी जो बाइक बनती है इन सब के लिए बनती है, हमारी जो दवाई बनती है इन सब के लिए बनती है, हमारी जो कपड़ा बनता है इन सब के लिए भी बनता है। हम वो लुई विटॉन और गुची नहीं बना रहे, हम इन लोग के लिए काम कर रहे हैं। हम कोविड देख रही है तो कोविड 34-35 कंट्रियों में चल रहा है, इन सब कंट्रियों में धीरे धीरे रुपया चलेगा, 34 कंट्रियों में तो चल रहा है। तो हम जो डेवलपमेंट करें, जो आपको हमेशा कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, इन लोगों को लेके कर रहे हैं। अब इन 120 कंट्रियों को बुलाने का मतलब क्या? अब हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है, एससीओ की प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसियां लोगों की आई गई, पता भी नहीं लगा कौन था कौन नहीं था। अब की बार मंशा ये है, इरादा ये है फखर भाई, हम दुनिया में ऐसा क्या करें, दुनिया में ऐसी क्या करें कि वी लीव आवर इम्प्रेशन ऑन द सैंड ऑफ टाइम। भारत के पास प्रेसिडेंसी थी और भारत ने ये किया, ये चीज हमें करके दिखानी है, ये चीज जी हमें करके बतानी है, इन लोगों की परेशानियां दिक्कतें समझनी है, उसको दुनिया के प्लेटफॉर्म पे रखना है। देखो एज G20 में हम कुछ चंद गेस्टों को बुला सकते हैं, पर हम जी 120 कंट्रियों को G20 में नहीं बुला पाएंगे। बिल्कुल। अब G20 क्या है? G20 की बात करें, 85% ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, 60 to 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। हम्म, और जो हम्म, 20th कंट्री है उसमें तो यूरोपियन यूनियन ही आ जाती है, तो G50 हो जाता है। अब G50 में 120 को नहीं बुला सकते। अब इनमें से बहुत लोग हैं जो G20 के मेंबर है, थोड़े बहुत, बट मोस्ट ऑफ द आर नॉट मेंबर्स। तो करीब हम्म, 100-110 कंट्रियां जिनका G20 से कोई लेना देना है। इन 110 कंट्रियों में समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हाउ कैन G20 वर्क टू चेंज द थिंग्स? नहीं तो आप भी अमीर, मैं भी अमीर, आपस में बैठ के सुलह डाल लेते हैं। अब लुई विटॉन ले या गुची ले ले, आप बोलोगे लुई विटॉन अच्छा, बोल तो गुची अच्छा, निपट लिया। भाई जो बाहर खड़ा है हमारे, जिसके पास छत नहीं, उसकी बात कौन करेगा? वहाँ एजुकेशन कौन ले जाएगा? हम्म, वहाँ तरबियत कौन ले जाएगा? वहाँ चीजें कौन ले जाएगा? इसका भेड़ा उठाया भारत ने। भारत ने हैज टेकन द इनिशिएटिव टू गेट दीज पीपल इन द मेन फ्रेम। ये समिट इसीलिए है कि जब G20 शुरू होगा, आपकी दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? आपने देखा होगा, हम्म, आपके लिए क्या कर सकते हैं, हाउ कैन द वर्ल्ड बी चेंज फॉर यू? आपने देखा हमने क्या, नो मनी फॉर टेरर, 103 कंट्री आई थी। हमने क्या, डिफेंस एक्सपो, पूरा अफ्रीका आया था, पूरा साउथ हम्म, अमेरिका आया था। आज हम्म, ये सब लोग किसको देख रहे हैं? भारत को देख रहे हैं। अगर आप देखिए, ऑन द कंट्री, चाइना ने 110 कंट्रियों को डेट ट्रैप किया, हम्म, हमने करीब 50 से कंट्रियों में क्रेडिट लाइन दी। तो ये फर्क है। तो आज वो अपने दवाई के लिए भारत को देखते हैं, अपने फूड के लिए, अपने फर्टिलाइजर के लिए, कपड़े के लिए, मेडिकल के लिए, हम्म। इंजीनियरिंग, अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए, स्पेस के लिए, आप मतलब जो भी आप आईटी के लिए, ये सब भारत को देख रहे हैं लोग। ये समझिए, आइडिया है सर। एक तो नॉन अलाइन की बात की गई, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था उसमें, और उसमें कहा गया कि शायद नेहरू जी की पॉलिसी हुआ करती थी, लेकिन उसको थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश की गई थी मोदी जी की तरफ से, और उसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स उन्होंने दी 2019 की, 2016 की, जब उसकी वो समिट हो रहा था, उसकी मीटिंग्स हो रही थी, तो मोदी जी, हालाँकि कायम वो इंडिया की तरफ से हुआ था, तो वो नहीं गए। और जिस वक़्त ट्रम्प प्रेज़िडेंट ऑफ यूएस थे, तो ये समझा गया कि शायद हिंदुस्तान जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। हाउडी मोदी बड़ा मशहूर नारा है। ट्रम्प गए तो वो नारा थोड़ा-सा ऐसा लगता है डिम हो गया, लेकिन फिर भी उस वक़्त लगा। तो आपको लगता है कि वो चीज़ बाज़ औक़ात इस्तेमाल हो रही है, वो वाली पॉलिसी, या कोई नई चीज़ लेके आए हुए हैं? देखिए फखर भाई, बहुत फर्क है। जी, नॉन अलाइंड क्या थी? नॉन अलाइंड थी ना हम तेरे साथ, ना तेरे साथ, ना रेशियन गेम के साथ, ना अमेरिकन, हम बीच जी, में है जी भाई। हम अपनी बदमाशी चलाएंगे, हिंदी में बोल ठीक के, है। राइट? वो ओके। यंग टर्क्स भी एक बना था, नासर, टुट्टू, नेहरू, ये सब काफी चीजें चली थी। जी, जी। पर इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑब्जेक्टिव हुँ, क्या? ऑब्जेक्टिव ये नहीं कह सकता ना, मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ, हम जी यहाँ के चौधरी है। हुँ, चौधरी बनने से ऑब्जेक्टिव नहीं, यहाँ का ऑब्जेक्टिव है 86% जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, हुँ। उनके दुख दर्द तकलीफ कैसे निपट। यहाँ मुसलमान भी है, ईसाई भी है, यहाँ यहूदी भी है, यहाँ पारसी भी है, या हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, यहाँ हर कोई है, जी। राइट? यहाँ कोई डिवीजन नहीं है। यहाँ कोई डिवीजन ऐसा नहीं है कि हम इसके कैंप नहीं, उसके कैंप में से। यहाँ रेशियन ब्लॉक की कंट्रियां भी हैं, अफ्रीका भी है, अमेरिका भी है, मिडिल ईस्ट भी है, एशिया भी हुँ, है, साउथ एशिया भी है, कैरेबियन भी है, और अमेरिका की बिल्कुल नीचे वाली कंट्रियां भी है। अब अमेरिका, कनाडा और हुँ। वेस्टर्न यूरोप में तो दुनिया नहीं चलती ना, ठीक है, इनके पास पैसा बिल्कुल, रसूख है, बट इट डजंट लिमिट टू। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं, अब सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम तो कतर का है, क्योंकि दुनिया का सत्तर बिल्कुल, परसेंट गैस कतर में, आबादी 3 मिलियन। तो पर कैपिटा बिल्कुल, वैसे उनका जीडीपी आपसे काफी कम है, 217 ट्रिलियन है, आपका साढ़े तीन बिल सौ सॉरी सॉरी 217 बिलियन। मिलियन है, आपका 350 बिलियन है। तो बट अगर मैं उसको 3 मिलियन से डिवाइड करूं तो नंबर 2 सिंगापुर आता, ब्रुनेई आता है। अब मुझे हुँ, बताइए, कतार, सिंगापुर और ब्रुनेई ये कोई सुपर पावर बन सकते हैं दुनिया के लिए? नहीं, क्या कर सकते हैं? खुद तो इतने नहीं। से ही है। बट अब ये आ गए अमीरों में, ये आ गया लुई विटॉन क्लास।
बट यार जो नॉर्मल दुनिया है इसकी मसले है, मसाइलात है, पढ़ाई चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोटी चाहिए, खाने, इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, इनको तो सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आज आपको मैं एक और मसला बताऊं, जी जी सच्चे सच्चे बताऊंगा आपको, हम अभी यूएई से ले रहे 2 लाख किलो सोना, जी बिल्कुल और रुपए में ट्रेडिंग का उस पर हम बात कर चुके हैं, रुपए में जी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सब। पर यूएई में तो सोना होता नहीं ना मेरे भाई, सोना कहाँ होता है? अफ्रीका में। आज सबसे ज्यादा जो संपन्न है, जिसको भगवान ने सबसे ज्यादा संपन्न बनाया, वो अफ्रीका को बना, सबसे ज्यादा गरीब ही वही है इस दुनिया सबसे की। ज्यादा ये बिल्कुल कलाकारी देखिए, जिसको ऊपर बिल्कुल वाले ने सबसे ज्यादा संपन्न बनाया वही सबसे ज्यादा गरीब है। भुखमरी आज अफ्रीका में, सोमालिया में, और कहीं नहीं है, और ये कॉन्गो वोंगो में है। और वो सबसे अमीर है, उन्हें सबसे अमीर बनाया। अब क्या हो रहा है कि उनको लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। अब ब्लड डायमंड्स आपने देखे होंगे, कई सारी चीजें। और ये बिल्कुल जो चीनियों ने सब जगह बाई ने खरीद के जो मिनरल दे रहे, उन्हें कुछ भी नहीं दे रहे। इस अप्रोच को, इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। उस हम्म गरीब की, उस मुफलिस की सोचनी पड़ेगी, और उसके बारे में उसकी बात रखनी पड़ेगी। ये इनिशिएटिव है कि अगर हमारे पास है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप मुझे कहते थे ना, वासुदेवम कुटुंबकम क्या है, व्हेन द वर्ल्ड इज वन फैमिली, दिस इज वासुदेवम कुटुंबकम। आप मुझे कहते थे सर्वे संतु निरामया क्या है, हम्म तमसो मा ज्योतिर्मयम् क्या है, लेट द वर्ल्ड बी डिजीज फ्री, लेट देयर बी लाइट एवरीवेयर। दिस इज व्हाट इज द आइडिया। ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है सर, इसको प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं। और अगर हमने इनकी जिंदगी में 5 मूलभूत 5 बेसिक चीजें भी बदल दी, इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। दैट इज द हम्म। ऑब्जेक्टिव। अच्छा सुमित जी, ये मतलब जिस तरह वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट है, 120 कंट्रीज, मैं कहता हूँ कोई भी वहां से आ रहा है, कोई भी वहां की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उनका मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, या कोई भी वट एवर, या हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन फिर भी 120 कंट्रीज को इकट्ठा करना वाकई में बड़ा मुश्किल है। सर 6 से लेकिन 8 हफ्ते में, 6 6 से से 8 8 हफ्ते में। हफ्ते में। अच्छा, तो इससे आपको लगता है कि जो एक जिसे कहते हैं कि एक पावर हुआ करती थी, यूएस हुआ करती थी, या अरब दुनिया भी किसी टाइम में रही, लेकिन इतनी नहीं रही, ठीक है, उनके पास एक तेल की ताकत थी, लेकिन वो भी ऐसी नहीं थी कि आप उससे दुनिया को हिला सके। तो अब आपको लगता है कि ये वहां से शिफ्ट होके अब एशिया में या फिर हिंदुस्तान के पास आएगा? लाजमी सी बात है, अगर 120 कंट्रीज हैं, ठीक है, मान लिया कि उनके पास उतना पैसा या बाकी वो चीजें नहीं है, लेकिन कंट्रीज तो है, उनका एक वोट बैंक है, उनकी एक यूनाइटेड नेशन में पावर है, और बहुत सारी जगहों पे उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें फखर भाई, इसीलिए मैंने पहले आपको 3.5 बिलियन और 1 बिलियन वाला फंडा समझाया था, 4 बिलियन और 1 बिलियन। जी जी पावर तो उनके पास है। मैंने जी इसलिए आपको अफ्रीका का एग्जांपल दिया, पावर तो जी अफ्रीका के पास है, पर बेचारे के पास कुछ है नहीं। बिल्कुल कंज्यूमर कहाँ है, कॉर्पोरेट कहाँ है, काम कहाँ है, दुनिया कहाँ धक्के खा रही है। जी आपको क्या लग रहा, गोरे इन कंट्रियों में धक्के इसलिए खा रहे हैं कि ताकि उन्हें इनसे प्यार है? काम यहाँ है, मार्केट यहाँ है सर। और इनको 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 इन इन इनकी आवाज को जबान देने वाला कोई नहीं था। हम्म हम इनकी आवाज, इनकी तकलीफों को जबान दे रहे हैं। अगर इन G20 में वहां कुछ 4-5 चीजें भी हम सेटल कर सके, जैसे देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ एक चीज। अब ये बिल गेट साहब है, कहने को बड़े वो फिलेंथ्रोपिस्ट है, ये थे वो है, आपने सुना होगा। जी इनकी चैरिटी वहीं जाती है जहाँ इनका डेवलपिंग मार्केट होता है। पहली बात सुनिए, हम्म आप कभी स्टडी कीजिएगा। दूसरी बात, जब वैक्सीनों को फ्री बोला कि भाई वैक्सीन की फॉर्मूला को फ्री कर दो दुनिया भर के लिए, कोई इस पे वो पेटेंट वेटेंट रॉयल्टी लेने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा हम्म, पहला विरोध किसने किया? बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने विरोध किया। जी जब 5 बिलियन वैक्सीन बनाने की बात आई, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर को नहीं बताया गया, भारत को बताया गया, क्योंकि इतनी सस्ती और इफेक्टिव वैक्सीन किसी के पास है नहीं। आज दुनिया की 203 कंट्रियों में फखर भाई हम दवाई देते हैं, 203 कंट्रियों में। हम्म अफ्रीका में अगर मोबिलिटी है वो हमारे कारण है। अभी तो वहां बहुत काम है, डिजीज इरेडिकेशन कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, मोबिलिटी दे रहे हैं। एयरटेल इज द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन होल ऑफ अफ्रीका आज के डेट में। तो हम तो इनके लिए काम कर रहे हैं, और इन पे एहसान नहीं कर रहे हैं। बट इनको जो निगलेक्ट किया गया दुनिया में, जो करा गया। पर ये जो 100, आपने बहुत एक मुफीद पॉइंट बोला, 120 कंट्रियों की पावर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल हम इनको ऐसा, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं कि इनको मतलब लेके हमें अपना पावर प्ले प्ले हम्म करना है। इनके लिए जेन्युइनली काम करना है। क्योंकि अगर हमें, फखर भाई एक चीज कहते हैं इफ यू हैव द पेट्रोल यू हैव द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इफ यू हैव द वेपन्स यू कंट्रोल जियोपॉलिटिक्स, हम्म, बट इफ यू हैव द फूड यू कंट्रोल द पीपल। इनको तो खाना चाहिए साहब। बिल्कुल या तो खाने बिल्कुल की सबसे लड़ाई है, बेसिक चीज है। या तो खाने की लड़ाई है, या बिल्कुल तो वो न तेल की लड़ाई है, ना यहाँ वेपन की लड़ाई है। या तो खाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज थी, ये हमारे डेफा एक्सपो में क्यों आई? यार रिलायबल हथियार चाहिए, सस्ता हथियार चाहिए, बेसिक हथियार चाहिए। इनको हम्म रॉयल्टीज और एक्सपोर्ट कंट्रोल और पेटेंट्स में ही मारेंगे तो ये जाएंगे कहाँ?
आज दवाइयों में आपको बताऊं, बाय वॉल्यूम वी आर नंबर 3, बट बाय वैल्यू वी आर 14th। क्यों है? वॉल्यूम में नंबर 3 है दुनिया में, वॉल्यूम में 14th है। क्यों है? क्योंकि साहब हम पैसा नहीं कमा रहे, इज्जत कमा रहे। और आपको पता पूरी फार्मा लॉबी हमारे वैक्सीन के पीछे लगी थी। आपको पता हमारे दूसरे वैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिला। चाइना में आज पता लगा मुझे 8 वैक्सीन है और एक नेजल वैक्सीन भी, उनको अप्रूवल कब मिला, क्या मिला? मुझे साइनोफार्म और साइनोवैक 2 पता थी। ये बाकी 7 वैक्सीन कब नमूदार हुए, कब अप्रूवल दिया, और हमारे वैक्सीन को कब तक रोका गया? मुझे बताइए, इससे बड़ा और सेफ वैक्सीन है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को वैक्सीन लगा है, पूरे कैबिनेट को लगा, पूरी फौज को लगा, उससे क्या सेफ्टी का प्रमाण दे? इतनी बिल्कुल सही। बड़ी लेवल पे किस वैक्सीन का फील्ड ट्रायल हुआ? पर वो वैक्सीन दुनिया में नहीं छोड़ा गया, चाइना का फर्जी वैक्सीन छोड़ा गया। तो राइट। अच्छा, ये चीजें होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्यूट राइट। सुमित जी, एक चीज, एक पॉइंट जहन में आ रहा है, तो ये जिस तरीके से ये ग्लोबल समिट और इन सब कंट्रीज की तो मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन इसमें से काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जिसमें इंडिया भी है, जिसमें इंडोनेशिया भी है, जिसमें अरब कंट्रीज भी शामिल हैं। और वो शायद उस जो एक पंजा उनके सर के ऊपर होता था किसी ताकत का, वो उसमें से निकल गए। मैं एक दो दिन पुरानी खबर है खैर, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे वो इसलिए मैं वो कर रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा था कि इस वक्त नंबर 3 पे मार्केट है आप लोगों की, ये जो व्हीकल्स है सेलिंग के हाँ हवाले हाँ से हाँ। 4.2 बिलियन मिलियन सॉरी कार, 4.5 बिलियन, 4.5 बिल्कुल मिलियन, मैं मिलियन 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 में एग्जैक्टली कंफ्यूज हो जाता हूँ। 43 लाख के आसपास ये गाड़ियां सेल हुई है फ्रॉम जनवरी 2022 टू नवंबर 2022 तक। ये इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि लाजमी सी बात है कि जब आपके जेब में पैसा होता है तो आप गाड़ी खरीदते हैं। Correct. ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पैसा नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले रोटी आती है, इंसान को भूख पहले लगती है, फिर उसको कपड़े चाहिए, फिर उसको छत चाहिए, फिर वो कहते हैं हाँ यार घूमने फिरने के लिए जरा अगर अपनी अच्छी सी गाड़ी हो जाए तो बहुत जबरदस्त है। वो भी है, फिर यार ट्रक्स बसेस भी शामिल है, वो कारोबार से रिलेटेड चीजें। तो ये पॉइंट थोड़ा सा मैं लेके आना चाहता हूँ इस ग्लोबल समिट के कॉन्टेस्ट में, कि इसमें अब नंबर 3 है, चाइना है, यूएस है और इंडिया। जापान पीछे रह गया, हालांकि जापान कार मैन्युफैक्चरिंग में शायद दुनिया में उनका मुकाबला अभी भी कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, ये जो कार्स का मार्केट था, अभी जो दिसंबर का डाटा नहीं आया, कुछ टाटा वाटा का डाटा नहीं आएगा, ये 4.5 मिलियन आएगा। जी जी। और ये 1 मिलियन और होता फगर भाई, हमारे पास चिपसेट्स की कमी है, चिप्स की कमी है, नहीं तो वुड वी एट 5.5 मिलियन। पीछे मैंने आपको बोला था अक्टूबर नवंबर में हमने जो पीवी सेल्स है, पर्सनल व्हीकल्स की सेल्स 3 लाख कर ली थी, व्हिच वाज अ बिग अचीवमेंट इन द मंथ। और अभी तो अगर आप देखें, अभी तो 1000 में से 22 लोगों के पास ही यहाँ गाड़ी है। तो अगर मैं इसको, तो अभी पोटेंशियल तो 98% या 90% अनटैप्ड है। और हमने ऑलरेडी ईवीज कर ली है, सब कुछ कर लिया। इनफैक्ट हम सर 50 से ज़्यादा कंट्रियों में एक्सपोर्ट करते हैं। जो नंबर 1 एक्सपोर्टिंग कंट्री हमारी है, आप हैरान होंगे जान के, अराउंड 1.2 टू 1.4 बिलियन डॉलर्स, अराउंड 8% ऑफ द मार्केट शेयर ये जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो लास्ट 10 में बताऊँ आपको, ये कोलंबिया है with 432 और 440 मिलियन डॉलर्स, इट इज अराउंड 3% ऑफ द मार्केट शेयर। तो इंडियन ऑटो पूरी दुनिया में जाता। आपके जो अफ्रीका है, अफ्रीका में नंबर 1 और नंबर 2 जो टू व्हीलर, वहाँ तो टू व्हीलर ही ज्यादा बिकता है। बिल्कुल टू व्हीलर की नंबर 1 और नंबर 2 कंपनी है आपकी टीवीएस और बजाज। बजाज का बक्सर नंबर 1 सेलिंग बाइक है और बाद में टीवीएस। हमारे जाने से पहले वहाँ 200 चीनियों की कंपनियां थी, 160 बंद हो गई फखर भाई, 160 बंद हो गई। मारुति की गाड़ी दुनिया के हर कंट्री में चलती है, पाकिस्तान में भी मारुति चलती है, मैंने सुना है सुजुकी मारुति है की गाड़ी। बिल्कुल। हाँ। और अगर मैं अभी आपके पाकिस्तान में देखूं, आपके यहाँ CD 100 चल रही हीरो होंडा, जो 15 साल पहले आउटडेटेड हो गई, 3 गुना कीमत में अब भी। और मैं आपके यहाँ जो होंडा सिटी का हर महीने उसकी कीमत यहाँ पे बढ़ती रहती है, हाँ, वही 3 गुना कीमत मैंने कल क्योंकि जो परसों देख रहा था। 125 CG 125 है उसकी प्राइस अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था गालिबन 3.25 लाख के करीब उसकी कीमत पहुंच चुकी है। यहाँ 1/4 मान लीजिए, My तो 1/3 तो है ही है। जी जी तो जी। मैं आपकी होंडा सिटी की कंपेयर अपने होंडा सिटी से कर रहा था, 10-12 साल पुराना मॉडल और नहीं, 3 हमारे गुना यहाँ तो कीमत सर में। बंद हो गए ना, वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ है नहीं, मतलब न एलसी खुलती है ना कुछ है, तो हमारे यहाँ तो फिलहाल तो मतलब अभी तो ना ही, वो वही वाली तो बात है, चुई साहब मैं मतलब, ना ही समझा, फिलहाल तो बंद है। उसकी हाँ, तो मैं वही कह रहा छोड़ हूँ। दे, दो बड़े बड़े 3 प्लांट तो बंद हो चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि अभी हम देखेंगे जब एलसीज वेलसीज खुलेंगी, डॉलर शालर आएंगे तो फिर देखी जाएगी, फिर बनाना शुरू करेंगे, अदरवाइज तो बस इंतजार। फखर भाई, ये जो बाइक हो, ये जो दवाई हो, ये जो सीमेंट हो, आज आपको पता है 20 से 40% स्टील दुनिया में मित्तल साहब बनाते हैं और जी इंडियन पासपोर्ट है। जी। अमेरिकन ऑटोमोबाइल में करीब 30-35% जो स्टील लगता है मित्तल से जाता है।
और बिल्कुल। टाटा इज द जो अंडर सबमरीन केबल है, टाटा इज नंबर 2 इन दैट इन द होल वर्ल्ड। तो ज़बरदस्त। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, मतलब मैं कितना बताऊं, शो में इतना टाइम नहीं होता। हुँ। तो कई सारी चीजें जो पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, और वही 1 2 नंबर 3, 1 2 नंबर 3। और यहाँ एक फर्क है, चाइना अपने लिए करता था, लोगों को डेट ट्रैप करता, हम लोगों को एनेबल करते हैं। हमने डेट ट्रैप किसी को नहीं किया। आपने एक एग्जांपल नहीं सुनी होगी कि इंडिया ने किसी को डेट ट्रैप किया, किसी को नहीं किया, कहीं पे भी नहीं किया। अच्छा सुमित जी, एक आखिरी सवाल समझें, लेकिन पाकिस्तान अभी 2 दिन पहले जिनेवा में एक समिट हुआ, वहाँ पे फंड इकट्ठा करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए, चीफ मिनिस्टर सिंह भी गए, फॉरेन मिनिस्टर भी गए, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे गए हुए थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो ये जो जितना कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान क्या मतलब एज़ ए पाकिस्तानी आप मुझे कह दें या एज़ ए जर्नलिस्ट, कैन पाकिस्तान एक्सपेक्ट दैट कि इंडिया का ये जो इतना कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान के भी इस चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं और वाक़ई ऐसा होगा इन फ्यूचर? आज की ख़ैर बात नहीं करते, आज हालात और हैं, वहाँ पे और हैं, यहाँ पे भी और हैं, लेकिन इज़ इट पॉसिबल? मैं समझा नहीं आपका सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी हम जिस तरीके से क्राइसिस में हैं, तो क्या हम्म। इन फ्यूचर ये जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, कम्युनिकेशन पे काम हो रहा है, जिस तरीके से आपने टाटा की बात की, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकता है या पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि नहीं इन फ्यूचर फ्रॉम इंडिया? सर डायरेक्ट बोलूं, अभी तो हाल फिलहाल में मुझे संभावना दिख नहीं रही, बट अगर टेररिज्म नाम के बला से जान छुटाई जाए तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ असंभव है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग शायद इसको लाइक नहीं करेंगे। पाकिस्तान कैन बी अ गुड मार्केट फॉर इंडियन गुड्स, मेरे को कोई हर्ज नहीं है कहने में, और पाकिस्तान को हुँ, ज़रूरत भी है बहुत सी चीज़ों की जो इंडिया से जा सकती है। बट ये जो टेरर और टॉक्स और ट्रेड का जो टैंको फंस गया है, जब हुँ, तक ये नहीं फंसेगा, क्योंकि देखिए टेरर को लेके पाकिस्तान को कुछ मिला नहीं अब तक, गवाया ही गवाया है, पर तब भी उसको दिल से लगाया है। ये हुँ। हमें समस्या समझ नहीं आती। अगर इस सब को खत्म किया जाए तो चीजें आगे बढ़ सकती है, आगे हो सकती है, बट जब तक ये टेरर का मसला है तब तक नहीं चलेगा। और फखर भाई, मतलब नॉट बीइंग एरोगेंट, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, पाकिस्तान का इंडिया के साथ ट्रेड कंपल्शन है, इंडिया का पाकिस्तान के ट्रेड के साथ ट्रेड ऑप्शन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपल्शन एंड ऑप्शन। ओके, फाइन। अच्छा मतलब ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब अ, यहाँ पे भी उसकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में। उनका एक ताज़ा स्टेटमेंट आया था, हिंदुस्तान टाइम की स्टोरी थी और उसमें वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान तो अपने मसाइल में काफ़ी उलझा हुआ है, तो ऐसी क्या चीज़ हुई है? और अगर डू यू थिंक कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है, मैं कहता हूँ ऐसा मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो। क्योंकि टीटीपी के कुछ ग्रुप्स की ऐसी खबरें भी आ रही है कि यार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कश्मीर और हिंदुस्तान सारे के सारा जो है हमने वो करना है। मतलब एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान को भी लड़ना है या जो भी करना है, लेकिन ये है कि कंट्रोल करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जयशंकर साहब ये वाली बात कर रहे हैं कि जी कर रहे हैं। अगर अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान मज़ीद वीक होता है, तो डू यू थिंक कि फिर टीटीपी को रोकना कश्मीर के रास्ते से या कहीं और से वो आसान होगा हिंदुस्तान के लिए? देखिए फखर भाई, हमारे पास बातें तो ठीक है, जयशंकर साहब ये बयान तो वो कहीं से भी दाग सकते हैं, ये मतलब बयान देना बड़ा आसान है, मैं इस्लामाबाद से बैठ के 200 बयानात दे सकता हूँ। लेकिन अगर ये एक्चुअल हो जाए, जो मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक वो बात कर रहा हूँ, मैं कोई हवाई बात आपसे बिल्कुल नहीं कर रहा, जो मैंने आपको बताया कि जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ और जो मैं सुन रहा हूँ और उनसे सुन रहा हूँ जो ये कर रहे हैं। ये मैं कोई जी, अपनी तरफ से नहीं बता रहा, तो फिर उस सूरत में क्या हो सकता है? देखिए तीन 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 यहाँ समीकरण है। पहला जी, समीकरण है कि जो भी तालिबान का हेड है वो आधा बलोच है, ये आपको भी पता होगा। जी, दूसरा समीकरण ये, तालिबानों का काफ़ी देवबंद से लेना देना है, जी, आइडियोलॉजिकल मेंटरिंग देवबंद से होती है, और वहाँ हमारा अच्छा खासा लिवरेज है। तीसरी बात है, अगर व्हेन पुश कम्स टू शव, देखिए दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी हमारी, सबसे ज़्यादा हथियार बाल गोली बारूद अभी हमारे पास है। अगर कोई यहाँ आके मिस एडवेंचर करना चाहेगा तो उसे उसका जवाब दिया जाएगा, और पूरा जवाब दिया जाएगा। भाई आप जब तक दूर हो तब तक दोस्त ना दुश्मन, ना साथी ना हमसफर, पर अगर बॉर्डर तक आ गए फिर तो आप दुश्मन हो, फिर दुश्मन का मुकाबला फिर दुश्मनी से होता है, यही बोलूँगा।
हाँ, बिल्कुल, लेकिन ये अमेरिका 22 साल रहा और उनके पास भी मेरे ख़्याल दुनिया का जितना स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन उनके पास था, उसमें बहुत सारी चीज़ें अब उनके पास है, उनके हाथ लगी हुई हैं और बस एक चीज हमारे बोलना इमरान खान साहब ने कल स्टेटमेंट दिया था कि केपी पुलिस इसलिए उनसे नहीं लड़ सकती कि उनके हाथ में अमेरिकन वेपन है। तो वेपन भी है, ट्रेनिंग भी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब एक काफ़ी तेज़ आदमी हैं और काफ़ी पढ़े-लिखे आदमी हैं और दुनिया देखी हुई है। आई होप सो कि अगर मेरे तक ये बातें पहुँचती हैं या पॉइंट्स आते हैं, तो उनकी भी नज़र होगी इसके ऊपर और वो सोचेंगे ज़रूर कि ये वाली जो जंग है, ये बहुत फ़र्क है बॉर्डर की जंग और ये वाली जंग। इसलिए तो पाकिस्तान फँसा हुआ है कि ये वाली जंग लड़ना जो है, ये अमेरिकन के बस का रोग भी नहीं था। पाकिस्तान ने भी काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि चीखें मारी हैं और अगर ये खुदा न खास्ता हिंदुस्तानी फ़ौज के ऊपर आती है, तो उनके लिए भी कोई आसान चीज़ नहीं होगी। ख़ैर एनीवे इसी पॉइंट पे ख़त्म करूँगा। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।